Hello everyone, I'm Priyanshi Sood. Welcomes you all to Study IQ. So guys, today we'll talk about the topic relationship of anthropology with other disciplines. So friends, like I have told you in last lecture also that anthropology एक बहुत ही broad science है. ये किसी एक फील्ड के साथ डील नहीं करती है like other sciences. अब बाकी की साइंसेस जो हैं अपनी पर्टिकुलर फील्ड पे फोकस करती हैं, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो अलग अलग फील्ड से उनकी प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट करके डील करती है. तो दैट बिकम्स अ ब्रॉड बेस्ड स्टडी. सो हियर व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन्स, वी मेनली फोकस हम सिर्फ फोकस करते हैं एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी पे, एंड दैट ब्रांच इज सोशल एंथ्रोपोलॉजी. सोशल एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है जो बाकी की साइंसेस के साथ ज़्यादा रिलेट करती हैं. सो हम इसे एक डिफरेंट ब्रांच कंसिडर करके बाकी की साइंसेस के साथ रिलेट करते हैं. सो मूविंग ऑन, यहाँ हम देख सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी किन किन साइंसेस के साथ रिलेट करती है. सो हेयर वी कैन सी सोशल साइंस इन रिलेशन विद एंथ्रोपोलॉजी, बिहेवियरल साइंस, ह्यूमैनिटी, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस एंड मेडिकल साइंस. तो चलिए एक एक करके इन साइंसेस का एंथ्रोपोलॉजी के साथ रिलेशन पढ़ते हैं. बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से. काफ़ी बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन. सो गाइज, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो सबसे पहले बात करते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी विद सोशल साइंसेस. ओके, तो सोशियोलॉजी. अब सोशियोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स. ग्रुप्स में इंसान कैसे बिहेव करते हैं उससे डील करती है सोशियोलॉजी. उसी तरह से एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो मैन की स्टडी करती है, उसके बिहेवियर की स्टडी करती है इन सोशल सराउंडिंग. तो सुनने में कहीं ना कहीं दोनों में बहुत सी सिमिलैरिटीज़ लग रही हैं कि दोनों साइंसेस काफ़ी सिमिलर. अब दोनों साइंसेस अपनी सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे डिफरेंट मेथड्स यूज़ करती हैं फॉर द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा दे कलेक्ट. जो भी डेटा वो कलेक्ट करते हैं उनके लिए वो सिमिलर मेथड्स ही यूज़ करती हैं दोनों साइंसेस. और ये मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे सैम्पलिंग, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस. स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स जो यूज़ की जाती हैं वो फिगर्स में, टर्म्स में डेटा कलेक्ट करना हो तो उस लिए यूज़ की जाती हैं. तो अब जैसे हम यहाँ पे सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अपनी ओपिनियन दी थी रिगार्डिंग सोशल एंथ्रोपोलॉजी. तो उनमें से इवान प्रिचर्ड का कहना है कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है सोशियोलॉजिकल साइंसेस की जो प्रिमिटिव स्टडीज़ को डिवोट करती हैं, लाइक प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के साथ डील करती हैं. प्रिमिटिव सोसाइटीज़ कैसी थी, वहाँ पे इंसान का क्या बिहेवियर था, कल्चर था, उसके साथ डील करती है सोशल एंथ्रोपोलॉजी. उसी तरह से रेडक्लिफ ब्राउन कहते थे कि एंथ्रोपोलॉजी को कंपैरेटिव सोशियोलॉजी का नाम दिया जाए. क्योंकि कंपैरेटिव सोशियोलॉजी यहाँ इसलिए कहा गया क्योंकि इवान प्रिचर्ड ने सोशल एंथ्रोपोलॉजी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के नज़रिए से डील करा. तो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ और एडवांस सोसाइटीज़ में अब क्या कंपैरिजन है, वो रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा कि हम सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट को कंपैरेटिव स्टडी कहेंगे. इसके बाद बात आती है लेवी स्ट्रॉस. लेवी स्ट्रॉस भी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने कहा कि ये एंथ्रोपोलॉजी की स्पेशल फॉर्म बन चुकी है अब. तो अब हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी को एक सेपरेट ब्रांच की तरह डील करेंगे. अब हमने देखा कि यहाँ पे दोनों साइंसेस के बीच में बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं. हालांकि फिर भी दोनों साइंसेस के बीच में जॉन बीटी नाम के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे. 1964 में उन्होंने एक डिफरेंस पॉइंट आउट किया इन द एरिया रिगार्डिंग इंडिविजुअल्स बिलीव्स. तो यहाँ हमने जैसे बात करी रिलीजन आइडियाज़ एंड बिलीव्स की, तो यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल के अपने आइडियाज़ एंड बिलीव्स हैं, एंड दैट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजियस एंड कॉस्मोलॉजिकल बेसिस. कि रिलीजन और कॉस्मोलॉजिकल यूनिकनेस, रिलीजन के थ्रू जो उनके अंदर अपने एक थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं,
वो जो है उन्हें यूनिक बनाता है। उनकी जो आइडियोलॉजी है, यूनिकनेस है, इसे हमें वैल्यू करना चाहिए और एक सेपरेट डिसिप्लिन कंसिडर करना चाहिए, ना कि इसे सोशियोलॉजी के साथ, सोसाइटी के साथ रिफ्लेक्ट करके पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे सोशल एंथ्रोपोलॉजी उन्हें वैल्यू करके एक सेपरेट डिसिप्लिन की तरह स्टडी करती है। तो यहाँ जॉन बिटी ने इस बात को पॉइंट आउट किया और हर एक इंडिविजुअल के आइडियाज़ एंड बिलीव्स को दिमाग में रख के पढ़ा। अब सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो थे, वो इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने लग गए और हर एक इंडिविजुअल की आइडियोलॉजी को, आइडियाज़ को, बिलीव्स को वैल्यू करके उनके सोशल रिलेशन को पढ़ने लग गए। तो अब अगर इसके बाद हम बात करें कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ की, लाइक जो इंडिया की सोसाइटी है, जिसे हम ना ही प्रिमिटिव सोसाइटी कंसिडर कर सकते हैं आज के टाइम में, ना ही इंडस्ट्रियली वेरी एडवांस सोसाइटीज़ कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जो सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, दो डिसिप्लिन्स में ज़्यादा डिस्टिंक्शन नहीं मार्क की जा सकती। दोनों सिमिलर स्टडीज़ कंडक्ट करती हैं, मेनली बेसिक से टॉपिक्स होते हैं जिन पे हमारी स्टडीज़ होती हैं, सच एज कास्ट सिस्टम, विलेज कम्युनिटी, फिर आ जाती है रेस, एथनिसिटी, सोशल क्लास, जेंडर, वर्ण सिस्टम, पावर रिलेशन इन मॉडर्न नेशंस। तो यही सब बातें हैं जिनके ऊपर हम स्टडी करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं सोशल एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी को एक कॉमन स्टडी कंसिडर करते हैं। इसके बाद आती है रिलेशन विद हिस्ट्री। जो भी इवेंट्स भूतकाल में हो चुके हैं उसके बारे में हम हिस्ट्री के थ्रू पढ़ते हैं, जबकि एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम प्रेजेंट कंडीशंस को पढ़ते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हालांकि प्रेजेंट कंडीशन को पढ़ते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हिस्टोरियन से डेटा यूज़ करते हैं टू स्टडी पास्ट इवेंट्स एज वेल। पास्ट इवेंट्स की स्टडी करने से उन्हें एक आइडिया हो जाता है टू रिलेट दैट विथ प्रेजेंट कंडीशन। तो इस तरह से एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री में एक रिलेशन बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि यहाँ हिस्ट्री एक्ट करती है एज अ टूल फॉर द एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू स्टडी द पास्ट इवेंट्स विच दे कैन रिलेट टू स्टडी द प्रेजेंट कंडीशंस एंड इवेंट्स। इसके बाद एक पॉइंट है कि हिस्टोरियंस जो हैं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस का मतलब बनता है कि जो रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, लिखित में रिकॉर्ड्स जो हमारे पास होते हैं ऑलरेडी, हिस्टोरियन उन बेसिस पे स्टडी करते हैं। लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसा नहीं करते। एंथ्रोपोलॉजी में हम फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन को प्रेफर करते हैं। फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन से मतलब बनता है कि जिस ऑब्जर्वेशन को हम खुद इन्वॉल्व होकर स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह से हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी में एक रिलेशन बिल्डअप होता है। हिस्ट्री एक्ट करती है एज अ टूल जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं फॉर देयर स्टडी टू रिलेट पास्ट एंड प्रेजेंट कंडीशंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन विथ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो डील करती है इंडिविजुअल ह्यूमन माइंड के साथ। इंसानों के जो दिमाग है उसका क्या नेचर एंड फंक्शनिंग है, कैसे वो फंक्शन करता है, इसके बारे में साइकोलॉजी डील करती है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों साइंसेस इंसानों के साथ डील करती है, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ क्या रिलेशन है। वेरियस एंथ्रोपोलॉजिस्ट लाइक रूथ बेनेडिक्ट, मार्गरेट मीड, इन्होंने अलग अलग पैटर्न्स ढूंढे, अलग अलग साइकोलॉजिकल ट्रेट्स के बारे में बात करी। साइकोलॉजिकल ट्रेट्स ऐसे ट्रेट्स हैं जो हम अपने कल्चर के थ्रू सीखते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को हम यहाँ अपने मोरल वैल्यूज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब हम कोई कल्चर फॉलो करते हैं तो उसमें हमें हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, जैसे हमें अपने बड़ों की, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हाथ जोड़ के नमस्ते करनी चाहिए, पाँव छूने चाहिए। तो ये जो है ये हमारी मोरल वैल्यूज़ हैं। साथ ही साथ ये साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं जो हमारे दिमाग में बैठ गई हैं, हमारे पेरेंट्स के द्वारा बिठाई गई हैं, जो हमारे कल्चर ने हमें सिखाया है। तो यहाँ हमने ये पढ़ा कि दोनों साइंसेस बहुत ही सिमिलर हैं, दोनों मैन के मेंटल स्टेटस के साथ डील करती हैं और मैन काइंड के साथ डील करती हैं। इसके बाद आते हैं रिलेशनशिप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद अर्थ साइंस। अर्थ साइंस एक ऐसी साइंस है जो जियोलॉजी और ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ती है। जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स के साथ जो डील करती है उसे हम कहते हैं अर्थ साइंस। और अब अभी तक हम बात कर रहे थे सोशल एंथ्रोपोलॉजी की, लेकिन यहाँ पे हम एंथ्रोपोलॉजी की एक अलग ब्रांच है आर्कियोलॉजी, इसको फोकस करके इसका रिलेशन देखेंगे अर्थ साइंस के साथ।
तो अब आर्कियोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो जियोलॉजी के साथ लिंक्ड है, जियोलॉजी के साथ लिंक्ड है, इसलिए हम इसके थ्रू पास्ट के जो इवेंट्स हैं उनका एज एस्टिमेशन करते हैं। साथ ही साथ हम क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस भी फाइंड आउट करते हैं। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या हुआ, जो भी इवेंट्स भूतकाल में हुए हैं वो टाइम के साथ जो चेंज आया है उनमें, तो एक सीक्वेंस फॉर्म हुआ कि पहले क्या था, उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था। तो ये जो सीक्वेंस है, तो ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जो है हम ये मटेरियल रिमेन्स के बेसिस पे पढ़ते हैं। मटेरियल रिमेन्स होते हैं जो भी रिमेन्स हैं वो अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में जो रह जाते हैं उसे हम कहते हैं मटेरियल रिमेन्स। मटेरियल रिमेन्स कुड बी पॉटरी, टूल्स, केव रॉक पेंटिंग एक्सेट्रा, एनीथिंग। मतलब कोई भी मटेरियल जो लेयर्स में रह जाता है उनको देख के हम एस्टिमेशन करते हैं पर्टिकुलर पीरियड का और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को सेट करते हैं। सो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो जियोलॉजी और ज्योग्राफी की हेल्प लेते हैं, जोग्राफर्स की, जियोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं for the age estimation of particular material remains that we get from different layers of earth। तो अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, छोटे से लैंड का पोर्शन है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। इन डिफरेंट लेयर्स में अलग अलग फॉसिल रिमेन्स हैं। फॉसिल्स जैसे कि डेड डिकेड पार्ट ऑफ लिविंग स्पीशीज, डेड डिकेड रिमेन्स ऑफ लिविंग स्पीशीज। तो ये रिमेन्स जो हैं ये अलग अलग लेयर्स में डिपॉजिट होते रहते हैं। जब इन्हें हम एक्सकेवेट करते हैं, इन्हें निकालते हैं, तो इनसे हमें एज एस्टिमेशन मिलती है पर्टिकुलर पीरियड की जिससे वो बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑफ लेयर्स के अकॉर्डिंग एज एस्टिमेशन की जाती है, इसमें निकोलस स्टीनो नाम के एक साइंटिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एक लॉ का बनाया था, लॉ ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, जिसमें उन्होंने कहा था कि यंगर लेयर्स कंसिस्ट ऑफ रीसेंट डिपॉजिट वाइल द ओल्डर लेयर्स कंसिस्ट ऑफ अर्लियर डिपॉजिट्स। कि जैसे जैसे लेयर्स डिपॉजिट होती रहती हैं, तो जो सबसे पुरानी लेयर होगी अर्थ की, सबसे नीचे वाली लेयर होगी, उसमें हमें पुराने फॉसिल्स मिलेंगे, जबकि जो ऊपर वाली लेयर है, यंगर लेयर है, उसमें रिसेंट टाइम के डिपॉजिट्स मिलेंगे। तो इस बेसिस पे हम एज एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो स्टीनोज लॉ जो है वो यूज़ किया जाता है, स्टीनोज लॉ ऑफ स्ट्रेटिग्राफी, फॉर द डेटिंग ऑफ द एस्केवेटिंग फाइंड्स। जो भी हम फाइंड्स डिफरेंट लेयर्स से निकालते हैं उनकी डेटिंग करने के लिए इस लॉ का यूज़ किया जाता है। इसके बाद बात आती है प्री हिस्टोरिक मैन की। प्री हिस्टोरिक मैन जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में रहते थे, तो वो नेचर के साथ कोप अप करने के लिए अलग अलग स्टोन टूल्स बनाते थे। अलग तरीके के स्टोन्स को यूज़ करके वो एक अपने टूल्स बनाते थे। अब अगर हमें कोई स्टोन टूल्स किसी लेयर से या कहीं से मिलता है, तो वो स्टोन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें जियोलॉजिस्ट एक बेटर वे में प्रोवाइड कर सकता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर। इसके साथ ही बात आती है पेडोलॉजी की। पेडोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सॉइल। तो अब सॉइल में मिलने वाले कोई भी मटेरियल के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, तो सॉइल के साथ रिलेट करके उसको हम जियोलॉजिस्ट या जियोग्राफर की हेल्प के साथ उसे हम अच्छे से डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे अर्थ साइंस एंथ्रोपोलॉजी की एक सब फील्ड आर्कियोलॉजी के साथ डील करती है और रिलेट करती है। तो इन दोनों का रिलेशन यहाँ पे हम समझ पाए। नाउ द नेक्स्ट इज रिलेशनशिप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद मेडिकल साइंस। अब मेडिकल साइंस का एंथ्रोपोलॉजी के साथ रिलेशनशिप कह लीजिए, या ऐसा भी कह सकते हैं कि मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी एक सेपरेट डिसिप्लिन कंसिडर किया गया आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुई, उसके बाद मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी को एज अ सेपरेट डिसिप्लिन कंसिडर कर लिया गया। मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम बायोकल्चरल अप्रोच को मेन फोकस लेते हुए पढ़ते हैं। सो यहाँ पे बायोकल्चरल अप्रोच की बात की गई, तो सबसे पहले कल्चर क्या है। कल्चर को कंसिडर करेंगे एज सेट ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज़ दैट इज़ शेयर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। लोगों के ग्रुप है, हम कहते हैं हर एक सोसाइटी का अपना कल्चर होता है, तो हर एक ग्रुप ऑफ पीपल एक कल्चर फॉलो करते हैं जिनमें उनकी अपनी आइडियोलॉजीज़ होती हैं, अपने आइडियाज़ एंड बिलीव्स होते हैं। तो उस बेसिस पे हम उनका कल्चर सेट करते हैं। अब हर सोसाइटी का अपना अपना कल्चर पैटर्न है, तो इसी कल्चर पैटर्न के अकॉर्डिंग
वो हर एक फील्ड में अपनी आइडियोलॉजी, अपने आइडियाज़, बिलीव्स को सेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिज़ीज़ है, कोई भी डिज़ीज़ है, कोई भी बीमारी है, उसके लिए हर एक सोसाइटी में जो कल्चर है वो अपने अकॉर्डिंग उस डिज़ीज़ से ट्रीटमेंट, उसका प्रिवेंशन, क्योर करने की बात करेंगे। हर एक सोसाइटी के अपने नोशंस होंगे और अपनी एक्सपेक्टेशंस होंगे कि हम इस डिज़ीज़ को इस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो उनके जो नोशंस हैं वो वेरी करेंगे हर एक कल्चर में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिंपल स्मॉल सोसाइटीज़ में किस तरह से 7 डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ कंसेप्ट्स को डिस्क्राइब किया गया है। तो उसमें सबसे पहले आता है सोर्सरी एंड मैजिक। सोर्सरी और मैजिक कहा जाएगा जादू टोना, उसका मतलब है जादू टोना करना। ऐसा माना जाता है कि जो ऑस्ट्रेलियन अबॉर्जिन्स थे, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली सिंपल सोसाइटी के लोग थे, उनका मानना था कि वहाँ पे होने वाली कोई भी डेथ जो है वो नेचुरल नहीं है, वो किसी जादू टोने की वजह से होती है। कि कोई किसी पे जादू टोना कर देता है, ऐसा कुछ कर देता है जिसकी वजह से उनकी डेथ होती है, कोई नेचुरल डेथ नहीं है। इसके लिए वो अलग अलग डायग्नोसिस मेथड ढूंढते हैं, जो कि वहाँ के जो ट्रेडिशनल आदमी हैं वो लोग डायग्नोस करते हैं ये डेथ किस कारण हुई, किसने इस पे जादू टोना कर दिया है। सो द नेक्स्ट इज ब्रीच ऑफ टैबू। ब्रीच ऑफ टैबू हो गया, वुडू डेथ भी कहा जाता है इसको, वुडू डेथ। वुडू डेथ का मतलब है कि वुडू, VODOO डेथ, वुडू डेथ। इसका मतलब ये है कि आपको साइकोलॉजिकल शॉक लगता है, आपका दिमागी झटका लगता है जिसकी वजह से आपकी डेथ हो जाती है। तो वहाँ की जो सोसाइटीज़ के लोग हैं वो सोचते हैं कि इनके ऊपर कोई हरकत हो गई है जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई है। वो ये नहीं सोचते कि उनको कोई बीमारी की वजह से या शॉक की वजह से उनकी डेथ हुई है। वो कुछ अलग ही कंसेप्ट अपना के उनकी डेथ का रीज़न निकालते हैं। इसके बाद है डिजीज़ ऑब्जेक्ट इंट्रूजन। डिजीज़ ऑब्जेक्ट इंट्रूजन ऐसा डिजीज़ कंसेप्ट में जिसमें हम फॉरेन ऑब्जेक्ट, बाहर से किसी ऑब्जेक्ट को, मटेरियल ऑब्जेक्ट को बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे, जिसके अंदर कुछ आत्माई शक्तियाँ होंगी, स्पिरिचुअल असेंस होगा, जो इंसान को पहले बीमार कर देगा और उसे अनकॉन्शियस कर देगा। तो ये मटेरियल ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? पेबल्स, स्प्लिंटर्स, वुड, बोन, कोई बाल का टुकड़ा या इंसेक्ट या कोई लिजर्ड या कोई वोम। यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं अलग अलग मटेरियल रखा गया है। ये मटेरियल यूज़ करके हम किसी के अंदर ये फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करते हैं। तो ये भी काइंड ऑफ जादू टोना ही हो गया। इसके बाद है स्पिरिट इंट्रूजन। स्पिरिट इंट्रूजन है कि आपको डिजीज़ कोज कर देंगे थ्रू वेरियस स्पिरिट, घोस्ट और डेमन इंट्रूजन से। आपके अंदर कोई आत्मा इंसर्ट करवा के, वो भी कैसे कर सकते हैं? कोई जादू टोना करके, मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफरेंस, ट्रांसफ़र कर देना है आपको आपकी बॉडी के अंदर किसी स्पिरिट को, इसे कहते हैं हम स्पिरिट इंट्रूजन। इसके बाद है सोल और बॉडी लॉस। ये ऑस्ट्रेलियन अबॉर्जिन्स में ज़्यादा कॉमन माना जाता है। इसमें क्या करते हैं कि आपकी बॉडी से कोई ऑर्गन जो है निकाल लिया जाता है। ऑस्ट्रेलियन अबॉर्जिन्स में स्पेशली किडनी को निकाला जाता था। किडनी निकालने के बाद आपको बीमार कर दिया जाएगा और आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे, विच मे लीड टू डेथ समटाइम्स। एंड द नेक्स्ट इज ड्रीमिंग। ड्रीमिंग में आप क्या करते हैं? आप सोते टाइम जब सपने लेने लगते हैं, ड्रीम्स लेने लगते हैं, तो ड्रीम्स में आप देखते हैं कि आपने जहर खा लिया है, पॉइजन खा लिया है, और इसके बाद आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर कोई एनिमल इंसर्ट कर रहा है, अंदर आ रहा है और आपको बीमार कर रहा है, जिसकी वजह से आपको बीमारी लग रही है और कुछ टाइम के बाद आप मर गए हो, ऐसा आपको ड्रीम्स में दिख रहा है। नाउ द लास्ट वन इज इंडिपेंडेंट अकरेंस। इंडिपेंडेंट अकरेंस में क्या होता है? ये ऐसा डिजीज़ कंसेप्ट है जिसमें माना जाता है कि डिजीज़ को ट्रीट किया जा सकता है विद डोमेस्टिक रेमेडीज़। घरेलू नुस्खों की हेल्प से ही हम डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। सो यहाँ हमने देखा कि 7 डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं सिंपल सोसाइटीज़ में। सिंपल सोसाइटीज़ में ये डिजीज़ कंसेप्ट्स को मेनली माना जाता है और ट्राइब्स में ज़्यादातर ये चीज़ें कॉमन हैं। तो यहाँ पे मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम ये देखते हैं कि इन डिजीज़ के साथ डील करने के लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं, फिजिशियंस जो हैं, उनको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए टू डील विद देम एंड टू क्योर दोज डिजीज़।
इसलिए एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पे हमें हेल्थ इश्यूज के साथ रिलेट करके पढ़ने में हेल्प करती है। सो यहाँ पे हमने मेडिकल साइंस का एंथ्रोपोलॉजी के साथ रिलेशनशिप देखा और समझा। इसके बाद है रिलेशनशिप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद लाइफ साइंसेस। एंथ्रोपोलॉजी का नेचुरल साइंसेस के साथ रिलेशनशिप काफ़ी डीप है। मेनली हम यहाँ पे जूलॉजी, बायोलॉजी, एनाटॉमी एंड जेनेटिक्स के साथ एंथ्रोपोलॉजी का रिलेशनशिप देखते हैं। तो सबसे पहले है जूलॉजी। जूलॉजी में हम मैन की पोजीशन लोकेट करते हैं इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम एक ऐसा किंगडम डिज़ाइन किया गया है जिसमें हर एक लिविंग स्पीशीज को अलग अलग पोजीशंस एंड लोकेशंस दी गई हैं। तो उसमें हम ह्यूमंस की पोजीशन एंड लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, साथ ही साथ स्टेटस ऑफ इवोल्यूशन चेक करते हैं। इवोल्यूशन इज प्रोसेस ऑफ चेंजिंग विद टाइम, चेंज इन ट्रेंड्स विद टाइम। तो ये हम देखते हैं जूलॉजी के थ्रू। नेक्स्ट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम इवोल्यूशन को पढ़ते हैं फ्रॉम प्री ह्यूमंस टू मॉडर्न ह्यूमंस। प्री ह्यूमंस हुए अर्ली मैन, प्रिमिटिव सोसाइटी में रहने वाले, पुरानी सोसाइटी में, पास्ट सोसाइटी में जो अर्ली मैन था, अर्ली मैन से कैसे मॉडर्न मैन में इंसान कन्वर्ट हुआ, इसे हम पढ़ते हैं बायोलॉजी के थ्रू इवोल्यूशन के कंसेप्ट से। इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस विच अकर्स बाय वेरिएशंस थ्रू डिफरेंट जनरेशंस। अलग अलग जनरेशंस में जो वेरिएशंस आ रही हैं उसकी वजह से जो एक रिजल्ट है, कंक्लूजन है, उसे हम कहते हैं धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है। तो इसे हम बायोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं। इसके बाद आती है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम इंसान के फिजिकल स्ट्रक्चर्स का, फिजिकल फीचर्स का फंक्शन एंड ऑपरेशन देखते हैं। फिजिकल फीचर्स और स्ट्रक्चर्स क्या हुए, जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स, ये सब जो हैं ये कैसे काम करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, इनका ऑपरेशन क्या है, तो ये सब हम देखते हैं एनाटॉमी के अंदर। नाउ द नेक्स्ट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कंसर्न विद वेरिएशंस इन डिफरेंट पॉपुलेशंस। अलग अलग पॉपुलेशन में क्या वेरिएशंस आ रही हैं, और जैसे मैंने बताया कि वेरिएशन का रिजल्ट है, कंक्लूजन है इवोल्यूशन। तो वेरिएशन क्या इवोल्यूशन कॉज कर रही है, वो हम अलग अलग पॉपुलेशन में स्टडी करते हैं, और उसी बेसिस पे हम अलग पॉपुलेशंस को नाम देते हैं रेस का, कि हर एक पॉपुलेशन जो है वो जेनेटिकली इनवेरिएबल है, डिफरेंट है। तो उस बेसिस पे हम रेसेस में पॉपुलेशन ग्रुप्स को क्लासीफाई करते हैं। तो ये हम जेनेटिक्स के थ्रू स्टडी करते हैं। अब 1871 में एक बहुत ही फेमस बायोलॉजिस्ट रहे हैं पॉल ब्रोका। उनका कहना है, पॉल ब्रोका का कहना है कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है जो ह्यूमैनिटी को ओवरऑल व्यू में तो स्टडी करती है, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी का शुरू से कहना यही है, टू स्टडी मैन इन अ होलिस्टिक मैनर। ओवरव्यू जो है उसका होलिज्म होना चाहिए, टोटल बीइंग। तो ह्यूमैनिटी को तो हमने होलिस्टिक व्यू में स्टडी करना ही है, साथ ही साथ ह्यूमैनिटी को हमें रिलेट करना है विद नेचर। नेचर के साथ वो कैसे रिलेट करती है, कैसे कोप अप करती है, ये भी हमें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू पढ़ना है। और साथ ही उनका कहना था कि जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है वो सिर्फ कंटेम्प्रेरी एवरेज मैन, जो आज का इंसान है, उसकी स्टडी तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं रहती है कि उसी की स्टडी करेंगे टोटल बीइंग में, ऐसा नहीं है। वो स्टडी करती है कंपैरेटिव स्टडी कंसर्निंग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि हम इंसान की स्टडी करें टोटल बीइंग में एंड ऑल्सो इन रिलेशन विद नेचर, बट हम उसको करेंगे कंपैरेटिव स्टडी विद हिज रिलेशन विद पास्ट, प्रेजेंट एंड ऑल्सो इन फ्यूचर। तो कंपैरेटिव स्टडी की कैसे अर्ली फॉर्म से वो मॉडर्न मैन में चेंज हुआ, क्या क्या स्टेजेस थी इवोल्यूशन की, क्या क्या प्रोसेसेस थी जो वहाँ पे फॉलो हुई, क्या क्या चेंजेस थी जो उसने अडेप्ट करी और वो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग में चेंज हुआ। तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हम जब स्टडी करते हैं तो एनाटमी, जेनेटिक्स, बायोलॉजी जैसी साइंसेस के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं, सो दैट इट मेक्स द सेंस ऑफ स्टडिंग द एंथ्रोपोलॉजी एज ए कंपैरेटिव science. Now the next is relationship with environment. Environment के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो जर्मन एंथ्रोपोजियोग्राफर थे फ्रेडरिक रेट्जल। फ्रेडरिक रेट्जल का कहना है कि इंसान का जो लाइफ सेटअप है वो नेचर के साथ बहुत हद तक रिलेट है। जिस एनवायरनमेंट में, जिन नेचुरल सेटिंग्स में वो रह रहा है,
वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं टू मेक हिज लाइफ सेटअप इजी एंड कंफर्ट। उसका जो लाइफ सेटअप है और उसका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा रिलेट करता है उसकी नेचुरल सेटिंग्स के ऊपर। मैन को एज रिगार्ड किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जिस तरह से हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो इंसान का कैसा लाइफस्टाइल होगा वहाँ पे रहने वाला। लाइक अब प्रिमिटिव सोसाइटीज थी तो वहाँ पे इंसान कैसे नेचुरल सेटिंग्स में एडजस्ट होता था, अडेप्ट होता था। और आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें अब क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, जैसे घर बन गए हैं, इंडस्ट्रीज बन गई हैं, तो उनका जो मैन का जो रिलेशन है वो एनवायरनमेंट पे और नेचुरल सेटिंग्स के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। अब जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अलग अलग लिविंग स्पीशीज़ जो हैं कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं फॉर देयर लाइफस्टाइल एंड लाइफ सेटअप। तो यहाँ से हम ये डिपिक्ट कर सकते हैं कि कैसे इंसान भी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और इंसान भी एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडेंट है टू गेट द थिंग्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट विच आर यूजेबल फॉर हिज सस्टेनेबल एडजस्टमेंट एंड अडेप्टेशन। अब जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अलग अलग लिविंग स्पीशीज़ जो हैं कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं फॉर देयर लाइफस्टाइल एंड लाइफ सेटअप। तो यहाँ से हम ये डिपिक्ट कर सकते हैं कि कैसे इंसान भी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और इंसान भी एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडेंट है टू मेक हिज लिवलीहुड ईजी एंड कम्फर्टेबल। वो इन्वायरमेंट के साथ कैसे कॉप अप कर सकता है और उस इन्वायरमेंट में कैसे एडजस्ट कर सकता है, उसके साथ कैसे रिलेट कर सकता है, इसके लिए वो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज के साथ इंटरेक्ट करता है। तो एनवायरनमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनी अदर लिविंग स्पीशीज़। सो यहाँ पे रिलेशनशिप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट समझा गया। अगली बात करते हैं रिलेशनशिप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद ह्यूमैनिटीज़। तो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को हम सोशल साइंसेस के बेसिस पे पढ़ते हैं क्योंकि इस सब्जेक्ट में हम ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन रेस एंड बेनेवलेंस इज फ्रेंडली रिलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, इन फैक्टर्स के बेसिस पे हम ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग सब फील्ड्स में डिवाइडेड है। उसमें सबसे पहले है लिटरेचर। ओके, तो लिटरेचर एक ऐसी फील्ड है जो हम इमेजिनेटिव फील्ड कह सकते हैं, जो हमें एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन, रिलैक्सेशन और पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करती है। हम अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके इसे क्रिएट करते हैं। इससे हम जॉय, लाफ्टर, सैडनेस जैसे फैक्टर्स को हमारे ये बूस्ट अप करती है। तो अगर हम अब रिटन लिटरेचर की बात करें तो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ ऐसी सोसाइटीज़ थी जहाँ पे रिटन लिटरेचर अवेलेबल नहीं था। तो जो वहाँ के कस्टम ट्रेडिशंस थे वो कैसे पास ऑन हुए, दीज वर पास ऑन फ्रॉम देयर जनरेशन टू प्रेजेंट जनरेशन थ्रू फोकलोर्स। फोकलोर्स ऐसे कस्टम, बिलीफ ऑफ ट्रेडिशन थे पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के, जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन थ्रू डिफरेंट मेथड्स, दैट मे बी थ्रू माउथ और थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़। तो ये फोकलोर्स ही थे जिनके थ्रू प्रिमिटिव सोसाइटीज़ का कल्चर था वो जनरेट हुआ और लिटरेचर जो है वो हम लोग प्रिमिटिव सोसाइटीज़ का पढ़ सके। द नेक्स्ट सब फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज़ इज़ फोकलोर। फोकलोर, एज आई हैव टोल्ड यू, कि ऐसे सेट ऑफ कस्टम और ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं हर एक कम्युनिटीज़ जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में फॉलो किए जाते थे, और वो जो ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड कस्टम्स हैं कैसे जनरेशन टू जनरेशन पास हुए थ्रू वेरियस मोड्स। तो ये होते हैं फोकलोर्स। इससे हम प्रिमिटिव पीपल की फ़िलॉसफी के बारे में जान सके कि कैसे वर्ल्ड इवॉल्व हुआ है प्रेजेंट डे ट्राइब्स। और ये जैसे ये डिफरेंट फोकलोर्स जो हैं हमें आइडिया देते हैं अलग अलग कल्चर के बारे में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि कैसे इंसान डिपेंड है प्लांट्स एनिमल्स पे। कुछ ट्राइब्स में ये मानना है कि अगर तुम कोई गलती कर रहे हो, सिन कमिट कर रहे हो, कोई पाप कर रहे हो, तो तुम्हें भुगतान भी करना पड़ेगा गॉड
तुम्हें देख रहा है और तुम्हें पनिश करेगा। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फोकलोर्स हैं जो पास ऑन हो रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, जिन्हें हम पढ़ के प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की फिलोसफीज को भी स्टडी कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट सब फील्ड इज आर्ट. So art here can be called as diverse range of human activities or creativities through the medium of paintings, drawings और engravings. आर्ट एक ऐसी फील्ड है जो माइंड और आइज़ दोनों को ही सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। आर्टिस्ट के आर्ट को देख के एक पल के लिए हम उसके अंदर खो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें माइंड और आइज़ दोनों का सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब जो प्रिमिटिव आर्ट्स थी उनके थ्रू हमें कल्चर्स का पता लगता है, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के कल्चर का पता लगता है। तो हर एक सोसाइटी की आर्ट जो है वो कल्चर टू कल्चर वेरी करती है। हर एक आर्ट जो है कल्चर डिपिक्ट करवाती है, और जिसकी वजह से हर एक कल्चर जो है वेरी करता है सोसाइटी टू सोसाइटी। हम किसी आर्ट को देख के, किसी आर्टिस्ट की आर्ट को, ड्राइंग को या पिक्चर को देख के ये डिपिक्ट कर सकते हैं कि वो किस कल्चर या सोसाइटी से बिलोंग करते होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, एक आर्टिस्ट है, उनकी ड्राइंग है और उसमें पहाड़ और नदियाँ बने हैं। अब ये आर्टिस्ट हिली एरियाज़ पे रहते हैं, तो ऑफ कोर्स उनकी जो इमेजिनेशन होगी वो पहाड़ों में ही होगी ना, हिली एरियाज़ के थ्रू होगी। तो वो कहीं समुद्री एरिया के साथ या डेजर्ट के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, वो हिली एरियाज़ को अपने दिमाग में रख के उस अकॉर्डिंग ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ये जो पेंटिंग है किस कल्चर के साथ रिलेटेड है। सो लाइक दिस वे वी कैन डील विद मैनकाइंड एंड हिज कल्चर थ्रू आर्ट। सो अब यहाँ पे आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कैसे आर्टिस्ट ने अलग अलग पेंटिंग्स और ड्राइंग्स बनाई हैं। कुछ एनग्रेविंग्स हैं, कुछ पेंटिंग्स हैं। इन पेंटिंग्स में आप देख सकते हैं कि कैसे कम्युनिटीज़ को शो किया गया है, कि कैसे वो अपना लाइफस्टाइल जीते हैं, कैसे वो रहते हैं, उनकी कम्युनिटीज़ में क्या क्या कल्चर फॉलो करते हैं। और एक पिक्चर में एनग्रेविंग्स दिखाई हैं जिसमें डिफरेंट सिम्बल्स शो किए हैं। तो ये सिम्बल्स जो हैं उनके कल्चर को कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट करती होंगी, या कुछ ऐसा शो किया होगा जो उनके कम्युनिटी या कल्चर के साथ रिलेट करता होगा। तो दीज आर द डिफरेंट वेरियस वेज टू डिपिक्ट और डिस्क्राइब देयर कल्चरल फॉर्म्स थ्रू आर्ट्स. नाउ आर्ट is also of two types, that is pure art and applied art. प्योर आर्ट इज़ अ टाइप ऑफ आर्ट जहाँ पे आर्टिस्ट को कुछ भी एक्सप्रेस या डिस्क्राइब नहीं करना होता है, वो बस अपनी ब्यूटी एंड प्लेजर के लिए इमेजिनेशन से ड्रॉ कर देता है, इसमें कुछ भी डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है. ऑन द अदर हैंड, अप्लाइड आर्ट इज़ अ टाइप ऑफ आर्ट वेयर आर्टिस्ट हैव टू एक्सप्रेस और डिस्क्राइब समथिंग थ्रू हिज आर्ट. उसे कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे करना होता है अपने कल्चरल पैटर्न्स पे, या कुछ भी रिलेट करना होता है थ्रू हिज आर्ट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्ट एंड द ह्यूमैनिटीज़. तो यहाँ हमने देखा कि ह्यूमैनिटीज़ कैसे एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है. तो आज की वीडियो में हमने कवर किया टॉपिक रिलेशनशिप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन्स. सो विल कम विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड.